नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियनेशन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी दिल्ली के ऐतिहासिक तिहाड़ जेल के सामने खड़ा हूं, गेट नंबर 3। दिल्ली में रहने वाले तकरीबन 3.5 करोड़ से अधिक लोग यह नहीं जानते होंगे कि तिहाड़ जेल यहाँ आने से पहले दिल्ली का जो जेल था वो कहाँ था। 3.5 करोड़ लोगों में उम्मीद करते हैं कि शायद 50,000 लोग भी अगर यह बता दें कि दिल्ली का पुरानी जेल कहाँ थी तो शायद, क्योंकि पुरानी जेल के बारे में दिल्ली के लोगों को कभी कोई बात बताई नहीं गई, जबकि पुरानी जेल के बारे में दिल्ली का जो इतिहास है या स्वाधीनता संग्राम के साथ जो दिल्ली का इतिहास जुड़ा हुआ, उस इतिहास के पन्ने को हम अलग नहीं कर सकते। आज वहाँ पे 2 अस्पताल हैं। उस पुरानी जेल के परिसर में तकरीबन 11 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी। भाई आमिर चंद को वहीं फांसी लगी थी। लेकिन सवाल यह है कि उस स्थान को दिल्ली के जो प्रशासन के लोग हैं, दिल्ली के जो राजनीतिक नेता हैं, या चाहे केंद्र के नेता हों या दिल्ली सरकार के नेता हों, उस पुरानी जेल को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया जितना तिहाड़ जेल को। तिहाड़ जेल पूरे एशिया में इस जेल का जो स्थान है, उस स्थान को कोई दूसरा नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल बहुतों बार आलोचना के शिकंजे पे, आलोचना के पटल पे आया। मैं जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 90 के दशक में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था, उस ज़माने में यहाँ पे बंद थी फूलन देवी को लेने के लिए इस जगह से मैं भी आया था। फूलन देवी को यहाँ से लेके फिर हम लोग किंग्स पे कैंप गए थे। इंडियन एक्सप्रेस के ज़माने में ही एक ऐसी घटना घटी थी जब यहाँ आईजी प्रिजन थी मोहतरमा किरण बेदी इंडियन एक्सप्रेस में एक कहानी किया, मैंने किया था उस कहानी को। किरण बेदी, उस कहानी के बाद उसी रात किरण बेदी को यहाँ से हटा दिया गया। तिहाड़ जेल में यहाँ जो छोटे कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में जो छोटे अधिकारी हैं, उनकी बात कितनी चलती है यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यहाँ जो आला अधिकारी हैं, जिनका राजनीतिक संरक्षण है, चाहे वो गृह मंत्रालय से हो या प्रदेश के जो मुख्यालय हैं, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, या जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उन तमामों लोगों का कितना संरक्षण है, उनके सर पे कितने लोगों का हाथ है, यह कहना बहुत मुश्किल है। तिहाड़ जेल हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। अभी कंट्रोवर्सी में है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या और जो दिल्ली के विधायक, मंत्री, बहुत सारे लोग इसमें करप्शन के चार्ज में बंद हैं। मैं आज यहाँ पे करीब 29 वर्ष बाद फिर आया हूँ एक कहानी करने के लिए। शायद भारत के लोग या दिल्ली के लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि इस तिहाड़ जेल से हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिसे लोग बिस्किट बायरन के नाम से जानते थे, राजन पिल्लई को यहीं बंद किया गया था। यहीं से तिहाड़ जेल में जब राजन पिल्लई अपने शारीरिक कुछ जो उनकी तकलीफ थी उसके बारे में बताए, तो उस ज़माने के जो प्रशासन के लोग थे, जो राजनेता थे, जो गृह मंत्रालय के लोग थे, उन तमाम लोगों का आपस में क्या तालमेल था यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन राजन पिल्लई को यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाने या फिर इस जेल में उन्हें जो स्वास्थ्य से संबंधित, मेडिकल से संबंधित जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी तत्काल, वो नहीं मिलने के कारण दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल जाते जाते राजन पिल्लई की मृत्यु हो गई। राजन पिल्लई की मृत्यु के पीछे यह नहीं कहा जा सकता है कि क्यों हुई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज 29 साल बाद भी राजन पिल्लई महज एक अपराधी थे जो
जुडिशियल कस्टडी में मारे गए। उनके अलावे तिहाड़ जेल में जो जुडिशियल कस्टडी में मरने वाले लोगों की या मरने वाले जो कैदी हैं, उनकी संख्या कितनी है, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कमेटी, बहुत सारे आयोग बने हैं, जेल सुधार संबंधी बहुत सारे नियम कानून अनंत बार रिकमेंडेशन हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि राजनीतिक जो नेता हैं, चाहे गृह मंत्री के नेता हों अथवा दिल्ली सरकार के हों या दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में बैठे जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का आयुक्त भी क्यों न हो, उन लोगों का इस कारावास को बहुत बेहतर बनाने के, क्योंकि कारावास एक ऐसा जगह है जहां लोग आने के बाद सुधरने की बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम उन्हें इतना ज़्यादा यातना दें कि उन्हें मौत हो जाए। पिछले 90 के दशक से, चूँकि मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार का रिपोर्टर रहा हूँ 90 के दशक से, आज करीब 35 वर्ष होने जा रहा है। इन 35 वर्षों में दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में बैठे आयुक्तों को या दिल्ली के तत्कालीन जो 7 पुलिस जिला थे, आज पुलिस जिला की संख्या बहुत अधिक हो गई है। जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं या जो एसीपी हैं, वो कितना ह्यूमन है। दिल्ली पुलिस में उस ज़माने में भी 60,000 या फिर आज 84,000 के आसपास में दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त से लेके जो फर्स्ट एसीपी, डीसीपी या पुलिस में जो थाना प्रभारी हैं, वहां तक भी वो अपने सबॉर्डिनेट, अपने जो नीचे के अधिकारी हैं, जो नीचे के कर्मी हैं, जो इस तड़पती धूप में या फिर 24 घंटा वर्दी पहन के अपना ड्यूटी देते हैं, उनके प्रति कितना मानवीय है। मैं अभी दिल्ली सरकार का यह दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के सामने हूँ। 7 जुलाई, उस दिन 7 जुलाई 1995 को हम लोग यहीं पे आए थे। मैं उस समय इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्टर था। राजन पिल्लई को तिहाड़ जेल से यहीं लाया गया था। राजन पिल्लई को लाने के करीब 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। राजन पिल्लई तिहाड़ जेल में बहुतों बार इस बात की शिकायत किए थे कि उन्हें तकलीफ है, लेकिन तत्कालीन जो भी जेल के अधिकारी थे, जेल के अधिकारियों ने राजन पिल्लई की बीमारी को नज़रअंदाज करते चले गए और परिणाम ये हुआ कि जब उनकी हालत बहुत ख़राब हुई तब यहाँ से तिहाड़ जेल से यहीं लाया गया, जहाँ बाद में वो मृत घोषित हो गए। राजन पिल्लई मरे या राजन पिल्लई को मारा गया, आज तक यह स्पष्ट नहीं हो सका। एक बात पक्का था कि राजन पिल्लई बिस्किट बैरन थे। जिस ब्रिटानिया बिस्किट को खाकर भारत के बच्चे या भारत के लोग आज भी अपने हृदय को तृप्त करते हैं, उसी ब्रिटानिया बिस्किट के मालिक जो राजन पिल्लई थे, राजन पिल्लई को अपना अंतिम सांस यहीं लिए थे।
राजन पिल्लई की जो विधवा थी नीना पिल्लई ने आरोप लगाया था कि जेल में उनके पति की मौत के पीछे एक साजिश थी। उन्होंने अदालत से साजिश के पहलू पर सीबीआई जांच करने का निर्देश देने का आग्रह किया था, क्योंकि उनके पति की मौत की गड़बड़ी की आशंका थी। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे सीएमएम ने याचिका के आधार पर सीबीआई की जांच का आदेश दिया था। शव परीक्षण के करने वाले जो चिकित्सा अधिकारी थे उन्होंने सीएमएम के सामने गवाही दी थी और कहा था कि पिल्लई की मृत्यु जो सांस लेने की प्रणाली है उसमें रक्त अवरुद्ध होने के कारण या फिर दम घुटने के कारण हुई। राजन पिल्लई की मृत्यु के बाद उस समय लीला सेठ कमीशन एक बना था। न्यायमूर्ति लीला सेठ आयोग का गठन उनकी हिरासत में हुई मौत की जांच या जो साजिश का पहलू था उसकी जांच के लिए किया गया था, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं मिला। आयोग ने अखबारों में विज्ञापन जारी कर इस मामले में जनता से भी मदद मांगी थी। नीना पिल्लई ने कहा था कि वह साजिश के पहलू के बारे में सबूत देंगी, लेकिन बाद में उन्होंने साजिशकर्ता का नाम बताने से इनकार कर दिया था। बाद में राजन पिल्लई की पत्नी नीना पिल्लई अपने पति के मौत के मुआवजे की मांग करने लगी और मांग करते हुए एक याचिका फिर दायर हुई। यह याचिका दायर हुई थी मई 2011 में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि जेल अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों के बीच जो संचार जो कम्युनिकेशन गैप है वो गैप नहीं होनी चाहिए, और राजन पिल्लई के मामले में यह कम्युनिकेशन गैप था। जिन्होंने पिल्लई के जो विशेषज्ञ हैं उपचार देने से इनकार किया था। न्यायालय ने उन चूकों के लिए राज्य सरकार को उत्तरदायी माना और जिसके कारण राजन पिल्लई की मृत्यु हुई थी। और उनकी पत्नी और बच्चों को 1 मिलियन रुपया यह सांकेतिक मुआवजा दिया गया था। मार्च 2012 में नीना पिल्लई ने फिर से एक बार याचिका दायर किया, जिसमें आरोप लगाया कि जेल सुधार और बीमार कैदियों की देखभाल पर अदालत का निर्देश जो अपनी पिछली याचिका पर दिए थे उसे कभी लागू नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब तलब भी किया था, लेकिन आज भी अगर तिहाड़ जेल के अंदर जाकर देखा जाए, बहुत सारे लोग हैं तिहाड़ के अंदर काम करने वाले जो इस बात का गवाही देते हैं कि तिहाड़ में चाहे बाहर जितनी भी प्रशंसा की जाए तिहाड़ जेल के बारे में, वहाँ के सुख सुविधा के बारे में, वहाँ के स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन हालात यही है कि तिहाड़ की स्थिति आज भी बहुत बेहतर नहीं है। तिहाड़ से जो कैदी बंद हैं, जिन्हें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जो कोई कैदी मरणासन है, उन मरणासन कैदियों को भी जो उचित उपचार होना चाहिए वो उपचार नहीं मिल पाता। उसकी कमी है, उसकी किल्लत है। उस दिन 4 जुलाई थी और साल था 1995। सुबह सवेरे 4 जुलाई 1995 को सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई थी। दिल्ली पुलिस को टिप ऑफ था, अपना उसका इंटेलिजेंस था कि वो राजन पिल्लई इसी होटल में रुके हुए हैं, और जैसे ही मालूम हुआ कि राजन पिल्लई का यहाँ रुकना है, फिर दिल्ली पुलिस हरकत में आई और सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस ने राजन पिल्लई को दबोच डाला। भारतवर्ष में 2 व्यापारियों की बहुत ही संदेहास्पद स्थिति में कारावास के अंदर मृत्यु हुई थी। 1992 में हर्षद मेहता और फिर 1995 में राजन पिल्लई। हर्षद मेहता पर भी फिल्म बनी और राजन पिल्लई पर भी अब फिल्म बन रही है। राजन पिल्लई पे अभी एक वेब सीरीज़ बन रही है जिसमें जो युडली फिल्म्स हैं ये इसका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारम ये इसका निर्देशन करेंगे और इसमें अन्य कलाकार होंगे। हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी एक विशेषता कहिए या इसे कुविशेषता कहिए, फिल्म या वेब सीरीज़ बहुत अधिक बनते हैं। अब वेब सीरीज़ का प्रचलन अधिक हो गया, पहले फिल्म बनती थी। जिस विषय को लेके, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे स्वाधीनता संग्राम के दौरान में जो शहीद हुए, उन पे बहुत तरह की कहानियों के आधार पे ये फिल्म और ये वेब सीरीज़ बन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस व्यक्ति के बारे में वेब सीरीज़ बन रहा है
या जिस व्यक्ति के बारे में फिल्म बनती है उसके बारे में, उनके जो आज के वंशज हैं उनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, या वे जो फिल्म बनाने वाले हैं, निर्माता है, चाहे उस फिल्म में काम करने वाले अदाकारा या अदाकार हैं, ये कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं रखते हैं। राजन पिल्लई के बारे में फिल्म बनना स्वाभाविक है कि राजन पिल्लई की जो पत्नी है नीना पिल्लई, उनकी इच्छा जरूर होगी कि फिल्म के माध्यम से राजन पिल्लई का नाम फिर से स्थापित किया जाए, उन्हें जीवित रखा जाए। उसी तरह जब हर्षद मेहता का देहांत हुआ था हार्ट अटैक में, तो महाराष्ट्र के उस जेल में हार्ट अटैक के अधीन उनकी मृत्यु हुई। भारत का शायद ही कोई अखबार रहा होगा, कोई ही पत्रिका रहा होगा, कोई ही टेलीविज़न चैनल रहा होगा, चाहे वो निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में, जो हर्षद मेहता के बारे में बहुत तरह की बातें नहीं लिखे थे, नहीं प्रचारित और प्रसारित किए। यही बात राजन पिल्लई के साथ भी हुआ था। बहुत बातें लिखी गई, कोर्ट कचहरी मुकदमा, बहुत तरह की बातें हुई, लेकिन अंततः स्थिति यह है कि किसी भी भारतवर्ष के जो जेल है उनकी स्थिति क्या इन ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद भी सुधार हुआ, यह एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। हमारे पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की यह आदमकद प्रतिमा और उसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय, यह तिलक मार्ग, तिलक के नाम से यह मार्ग अंकित है जो सर्वोच्च न्यायालय के रास्ते दिल्ली के इंडिया गेट की तरफ जाती है, और यहाँ हमारे दाहिने हाथ में ITO। इस चौराहे पे खड़े होकर भी और इस कहानी को करने के क्रम में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इतनी सारी बातें होने के बाद जेल में या जुडिशियल कस्टडी में जितने लोगों की मृत्यु होती है, उसके बाद भी क्या भारत के जेलों में, भारत का जो कारावास है उसमें कोई आमूल परिवर्तन हुआ? कागज़ पे तो हुआ, कागज़ पे करोड़ों अरबों खरबों रुपये का निर्गत हुआ, बने भी, या नहीं कहूँगा कि नहीं बने हैं, या फिर उसमें सुधार नहीं हुआ है। जो सुख सुविधाएं हैं उसमें आपूर्ति भी की गई, सुख सुविधाओं को बढ़ाया भी गया है, लेकिन कारावास में जो कैदी हैं उनकी तुलना में कारावास का जो जगह है, जो घनत्व होना चाहिए कैदी और कारावास का जो स्थान है उसके बीच में जो घनत्व होना चाहिए वो बहुत अधिक है। और जब घनत्व अधिक होगा, उसी तरह जैसे हमारे देश की आबादी बहुत अधिक है और उससे प्रति व्यक्ति आय अथवा प्रति व्यक्ति जो सेवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, उसी तरह भारत के जो कारावास है उसकी भी स्थिति इससे बेहतर या इससे अच्छी नहीं है, या यूँ कभी कह सकते हैं कि इससे बदतर ही है। यह भी कहा जाता है कि अपनी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल रेड अलर्ट के बावजूद वे अपने गृह जिला केरल में पहुंचे और वहां से उन्होंने जमानत प्राप्त कर ली और सिंगापुर में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ रोक लगा दी। 4 जुलाई 1995 को भारतीय पुलिस यानी दिल्ली पुलिस, यहाँ के जब इस रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं तो इसी रास्ते पे आगे ली मेरिडियन होटल है। ली मेरिडियन होटल एक तरफ रायसीना रोड जो संसद के तरफ, दूसरा अशोक रोड, तीसरा जनपथ, चौथा फिरोज शाह रोड और 5वें कोने पे वहीं पे ली मेरिडियन होटल है। उसी होटल से सुबह सुबह 4 तारीख को 4 जुलाई 1995 को राजन पिल्लई की गिरफ्तारी हुई। राजन पिल्लई की गिरफ्तारी 4 जुलाई 1995 को तकरीबन देर रात, या उसे अब सुबह कहेंगे, तारीख बदल गई थी। ये करीब 12 बजे के बाद और 1 बजे के बीच में, आमतौर पे ये कहा जाता है कि 12:15 या 12:20 में राजन पिल्लई की ली मेरिडियन होटल से यहाँ पे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन सुबह 10 बजे राजन पिल्लई को न्यायालय के समक्ष लाया गया। न्यायालय में प्रस्तुति के समय ही राजन पिल्लई ने जमानत के लिए अर्जी दी थी, याचिका दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने लीवर सिरोसिस और अन्य बीमारियों से पीड़ित होने के कारण किसी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में उचित चिकित्सा उपचार मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने बहुत सारे मेडिकल रिकॉर्ड
जमा किए थे और स्कॉट अस्पताल और सिंगापुर के एक अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी वहाँ पे प्रस्तुत किए। लेकिन जो न्यायालय में जमानत की अर्जी के साथ साथ जो चिकित्सा उपचार के लिए उन्होंने याचिका लगाया था उस समय उसे खारिज कर दिया गया। अगले 2 दिन यानी 5 और 6 जुलाई 1995 को राजन पिल्लई को फिर मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। इन दोनों दिन वे अपने बेहतर इलाज के लिए बार बार मजिस्ट्रेट से या दिल्ली पुलिस से गुहार करते गए, लेकिन दोनों दिन यह सुनवाई इन पे नहीं हुई और बेहतर चिकित्सा के लिए जो होना चाहिए था सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से या न्यायालय की तरफ से वो नहीं हुआ। और अगले दिन यानी 7 जुलाई 1995 को राजन पिल्लई की मृत्यु हो गई। उन्हें जिस अवस्था में लाया गया था दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, वह अंतिम अवस्था था और दीनदयाल उपाध्याय आते आते वो अंतिम सांस लिए। उनके मुंह में बहुत सारा सफ़ेद द्रव्य निकल गया था जो इस बात का प्रमाण था कि उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली सरकार के तरफ से जो जांच आयोग अधिनियम है 1952 की धारा 3 के तहत एक आयोग का गठन हुआ और ये आयोग थे जस्टिस लीला सेठ आयोग के नाम से। जस्टिस लीला सेठ को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जब लीला सेठ कमीशन का गठन हुआ तो उस गठन के बाद में लीला सेठ कमीशन के एक पैराग्राफ जो उन्होंने लिखा था कि 4 जुलाई को जब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जब उसे रिमांड पर लिया गया तो रिमांड आदेश के साथ मजिस्ट्रेट ने रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर को निर्देशित करने वाला एक गोपनीय पत्र भी दिया था। तिहाड़ जेल के अधिकारी को विशेष कैदी की मेडिकल जांच करनी होगी और कैदी की शारीरिक स्थिति की दुर्भाग्य जानकारी 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक देनी होगी। यह गोपनीय पत्र रिमांड आदेश के साथ भेजा गया था, लेकिन यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड आरएमओ के हाथ नहीं पहुंचा, लेकिन तिहाड़ जेल के सहायक जेल अधीक्षक को वह पत्र मिला था। मेडिकल जांच के साथ साथ मेडिकल रिकॉर्ड की मांग करने वाला वह पत्र सहायक जेल अधीक्षक को प्राप्त हुआ। यह आयोग का निष्कर्ष है, लेकिन आयोग ने इस बात के बारे में कुछ नहीं कहा कि आरएमओ को पत्र देने से किसने रोका और इसके पीछे कौन है, यह कैसे हुआ, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जो पूरे संपूर्ण प्रकरण को संदेह के घेरे में ले लिया। नियम तो यही है कि जब किसी कैदी को जेल लाया जाता है तो उसकी संपूर्ण शारीरिक जांच होती है और जांच का जो रिपोर्ट है वो पूर्ण रूप से एक रजिस्टर में लिखा जाता है और एक दस्तावेज के रूप में उसे रखा जाता है। उन दिनों इस संबंध में भारत के संसद में न जाने कितने प्रश्न, दर्जनों प्रश्न, सैकड़ों जो राजनेता थे उसमें गृह मंत्री से लेके और अन्य जितने भी अधिकारी, दिल्ली पुलिस, सभी लोगों से यह सवाल किया गया कि ऐसी क्या बात हुई जो राजन पिल्लई को जो स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें उपलब्ध करानी थी वह नहीं कराई गई और परिणाम यह हुआ कि राजन पिल्लई की मौत हो गई। राजन पिल्लई की घटना आज से 29 साल पहले हुई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में राजन पिल्लई की जिस स्थिति में उनकी मृत्यु हुई या फिर उनके अनेकानेक निहोरा और विनती के बाद भी मजिस्ट्रेट के द्वारा या जेल के अधिकारियों के द्वारा जो उचित स्वास्थ्य से संबंधित परीक्षण या जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली और परिणाम ये हुआ कि राजन पिल्लई 50 वर्ष से कम की आयु में भी मृत्यु को प्राप्त किए। राजन पिल्लई संपूर्ण व्यवस्था का एक दृष्टांत थे और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। हिंदुस्तान में जितने भी केंद्रीय कारा हैं, तिहाड़ के साथ साथ भारतवर्ष के सभी राज्यों में जितने भी केंद्रीय कारा हैं, जितने जिलाओं में जो जेल है, जो कारावास है,
उन जेलों में और कारावासों में जो कैदियों की स्थिति है वह मानवीय नहीं है, यह बात पक्का है। आज भी चाहिए ये कि इन तमाम जेलों में, इन तमाम कारावासों की जो स्थिति है उसका एक विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन किया जाए। वहाँ पे सुख सुविधाएं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वह सरकार की ओर से मुहैया होने के बाद भी, नियम और कानून होने के बाद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा या जेल के अधिकारियों के द्वारा या जिला के अधिकारियों के द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती है, इसकी जांच होनी चाहिए। होनी तो ये चाहिए कि हिंदुस्तान में जितने 28 राज्य हैं और जितने 806 के आसपास जिला हैं, इन तमाम जिला के अधिकारियों, जिला के जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें इस बात का पूरा दायित्व तो लेना चाहिए कि उनके क्षेत्र में या उनके जो जिला है उस जिला में छोटे जो कारावास है वहाँ से लेके जो केंद्रीय कारावास है वहाँ तक जितने भी कैदी बंद हैं उनका स्वास्थ्य का परीक्षण हो। भारत के संविधान में या भारतवर्ष में जितने जेल मैनुअल्स हैं या जिलाओं में या फिर प्रदेशों में जिस तरह से नियम है, कानून है, उन तमाम नियम कानून को भरपूर रूप से पालन किया जाए ताकि जेलों में जो कैदी बंद हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं हो। अगर कोई कैदी बीमार है तो उसकी बीमार की पड़ताल की जाए, उसे जो वहाँ के डॉक्टर हैं, जो जेल के कैदियों की देखभाल करने के लिए सरकार द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा जो डॉक्टर नियुक्त हैं, वो डॉक्टर उचित समय पे अपना जो उनका समय काल है उस काल में संपूर्ण कैदियों की जांच करें। लेकिन हकीकत ये है कि हम सरकारी नौकरी मिलने के बाद सरकारी अधिकारी और पदाधिकारी बन जाते हैं। अगले महीने 7 जुलाई को 2024 को 29 वर्ष हो जाएगा राजन पिल्लई की मृत्यु को। हमारी कोशिश होगी इस कहानी के माध्यम से कि भारतवर्ष में जितने भी, चाहे जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या केंद्रीय स्तर पर जेल है और जेल में जितने भी कैदी हैं, उन कैदियों को कम से कम मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। उन्हें जो स्वास्थ्य संबंधी, जो नियम के अधीन जो सुविधाएं प्रदान करने की बात की गई है उन्हें प्रदान किया जाए। मरने की बात, मरना सबको है, मरेगा सब व्यक्ति, लेकिन प्राकृतिक रूप से मृत्यु प्राप्त करना और अप्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त करना, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है, दोनों में मृत्यु और जीवन का अंतर है। अतः चाहिए ये कि हम जब तक जीवित हैं एक मानवीय वेदना और संवेदना के साथ जीवित रहें।